हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, इस समय बिहार से बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती निकली है, ठीक है, जिसकी तैयारी बिहार के कैंडिडेट सहित पूरा भारत कर रहा है, ठीक है। तो उसी बिहार शिक्षक भर्ती को मद्देनजर देखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। कल हम एक क्लास ले चुके इसके ऊपर, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, आप हमारी क्लास में बने रहिए। राष्ट्रीय आंदोलन आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और दोस्तों इतना बढ़िया मैटर देंगे आपको कि आपको कोई किताब या किसी दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज कौन सी क्लास है? दूसरी, ठीक है, दूसरी क्लास है। तो अब देखो, कल हमने बंगाल विभाजन पढ़ाया था, उसमें कुछ थोड़ा टॉपिक रह गया था, उसको हम आज देखते हैं। क्या कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय, उसका बंगाल विभाजन के प्रति क्या नजरिया था, ठीक है। उनके जो नेता थे बंगाल विभाजन के बारे में क्या सोचते थे। अब कांग्रेस में भी दो गुट थे, एक नरमपंथी और एक उग्रवादी गुट, ठीक है। तो दोनों का नजरिया अलग अलग था, वो हम देखते हैं। पहला गुट था जो उदारवादी, जिसे हम नरमपंथी भी कहते हैं। उनका बंगाल विभाजन के प्रति क्या नजरिया था, देखो। उनने जो बंगाल विभाजन के प्रति उन्हें रोष था, उन्होंने उसका जो किया था बहिष्कार कहाँ तक किया था, देखो। उन्होंने केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, किसने? उदारवादियों ने, ठीक है, नरमपंथियों ने। और इनका जो आंदोलन था वो सिर्फ बंगाल तक सीमित था। कहाँ तक? बंगाल तक सीमित था, ठीक है। अब जो कांग्रेस का जो दूसरा गुट था उग्रवादी, ठीक है, उग्रवादी गुट, ठीक है। उनका देखो, उनका नजरिया क्या था बंगाल विभाजन के प्रति। उन्होंने जो इसका विरोध किया था, उनका बहुत ही व्यापक बहिष्कार किया था उग्रवादियों ने, ठीक है। और ये उनका आंदोलन पूरे भारत वर्ष में चला था, ठीक है। पूरे भारत में उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया था, कितने उदारवादी नेताओं ने, ठीक। तो ये था बंगाल विभाजन के बारे में कुछ छोटे भाग। अब हम देखते हैं आज मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कुछ फैक्ट मिलते हैं, आगे जो आंदोलन होंगे उससे इनका बहुत ही रिलेटिव संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। देखो, स्थापना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, ढाका में, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक। अब देखो, इनका जो संविधान था कब बना था और कहां पर हुआ था, देखो कहां बना था। इनका संविधान 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची अधिवेशन में तैयार हुआ था। कहां तैयार हुआ था इनका संविधान? कराची अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कराची अधिवेशन में इनका संविधान तैयार हुआ था, किसका? मुस्लिम लीग का, ठीक। अब देखो, इनका मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने, ठीक। पहला अधिवेशन हुआ था इनका अमृतसर में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने, ठीक है। अब देखो, इनका मुख्यालय कहाँ था? मुस्लिम लीग का मुख्यालय, ठीक है। देखो, पहला था अलीगढ़ में 1906 से 1910 तक। उसके बाद इनका चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, कहां पर आया? लखनऊ में। लखनऊ में कहां? 1910 के बाद, ठीक है। 1910 के बाद कहां पर हुआ? लखनऊ में मुख्यालय शिफ्ट हुआ मुस्लिम लीग का। अब देखते हैं 1909 का अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1909 का अधिनियम, देखो इसका असली नाम क्या है? 1909 का अधिनियम का असली नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, असली नाम। और इसका लोकप्रिय नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार। अब देखो, मार्ले कौन था? तत्कालीन वायसराय था, उस समय का जो वायसराय था भारत का, ठीक है। और मिंटो कौन था? उस समय भारत का सचिव था, भारत सचिव था, ठीक है।
अब देखिए किस समिति की सिफारिश पर आया जे, मतलब किस समिति की सिफारिश पर जो भारत आया था, जो आया था आपका अरुणन समिति की, अरुणन समिति थी ना, उसकी सिफारिश से जो भारत आया था। कौन? 1909 का अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार। अब देखो 1910 के बाद उत्पन्न परिस्थितियां क्या थी? 1910 के बाद सॉरी ब्रिटिश भारत। अब इतना होने के बाद ब्रिटिश भारत क्या था? देखो ब्रिटिश भारत में इनका विरोध क्या था, पहले देखते हैं। देखो क्या था, ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा था, केंद्रीय विधानमंडल और भारत सरकार में। अब देखो केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्य कितने थे? 69, ठीक है, जिसमें से 60 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में थे और 9 सदस्य किसमें थे? आपके भारत सरकार में, इसमें भारत सरकार में, ठीक है। अब इसके जो भारत सरकार का वो कौन था? वायसराय एवं कार्यकारिणी की समिति थी भारत सरकार में, ठीक है। और जे केंद्रीय परिषद था आपका ब्रिटेन का। अब देखो इसमें जो वास्तविक जो संख्या थी 60 थी, इसमें 60। अब इसमें भी देखो कितने, 60 में से 28 सदस्य थे वो शासकीय मनोनीत थे। कौन थे? शासकीय मनोनीत थे। और जो 30 सदस्य थे ना, 30 जे 5 होते थे मनोनीत और 27 निर्वाचित होते थे। इनकी वास्तविक संख्या थी 60 वाली। और जो 9 सदस्य थे, जे 1+9 किसके थे? जे इसके थे, भारत सरकार के। अब देखते हैं 1909 का अधिवेशन। 1909 का अधिवेशन देखो, भारत सरकार में ब्रिटिश सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय है। मतलब भारत सरकार में जो ब्रिटेन की भारत में सरकार थी ना, उसमें वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय था एसपी सिंह। कौन था? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, ठीक है। कौन है? एसपी सिन्हा। अब देखो 1909 का सबसे विवादित बिंदु क्या था? इसका पार्लियामेंट सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम, उसका सबसे विवादित बिंदु क्या था? देखो सबसे विवादित बिंदु था, पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 5 सीटें आरक्षित की गई। 5 सीटें। अब देखो ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था? ये मुसलमानों को दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये था क्या करा मुझे? सांप्रदायिक निर्वाचन ये मुसलमानों को दिया गया था। उसमें जो 5 सीटें आरक्षित की गई थी मुस्लिमों के लिए, इसका जो भारत में जो कांग्रेस ने विरोध किया था, उसका कारण ये था क्योंकि जो 5 सीटें दी थी मुस्लिम लीग को, मतलब मुसलमानों को, उसमें सिर्फ मुसलमान ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है और मुस्लिम व्यक्ति ही उन्हें वोट दे सकता है। कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति उन्हें वोट नहीं कर सकता। ये था सांप्रदायिक प्रणाली का मतलब, ठीक है। मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा, मुस्लिम व्यक्ति वोट देगा, ठीक है। अब देखो वैधानिक संप्रदाय का पिता किसे कहते हैं? वैधानिक संप्रदाय का पिता कहते हैं मिंटो को। यही लेके आया था इसे। अब कुछ टिप्पणियां हैं इसके ऊपर, सांप्रदायिक निर्वाचन के ऊपर। देखो किसने क्या कहा था? मार्ले मिंटो ने क्या कहा था? लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा था इसके प्रति? हम नाक के दांत बोने जा रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। किसने कहा था? हम नाक के दांत बोने जा रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, खतरनाक होगा। ये मिंटो ने कहा। मिंटो भी जानता था कि हम मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दे तो रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे चल के बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में? इस अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया। क्या कहा था गांधी जी ने? इस 1909 के अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया, ठीक है, भारत का सर्वनाश कर दिया। अब के.एन. मुंशी ने क्या कहा था? इस अधिनियम ने भारत का प्रजातंत्र बिल्कुल ही मार डाला। किसने कहा था? के.एन. मुंशी ने। के.एन. मुंशी ने क्या कहा था? इस अधिनियम ने बढ़ते प्रजातंत्र को मार डाला,
ठीक है, मुंशी जी ने ये कहा था। अब देखिए, अब इन सबके विवाद के बाद 1910 के बाद उत्पन्न परिस्थितियां क्या थी वो हम देखते हैं। बंगाल विभाजन को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया, ठीक है, रद्द कर दिया। 1910 के बाद उत्पन्न परिस्थिति क्या थी, बंगाल विभाजन को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। और 1911 के दशक में मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन हुआ, ठीक है, राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन। और क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। कब हुआ था, जो 1914 से 1918 तक। अब देखिए, तुर्की के खलीफा था, उसको भारत के मुसलमानों ने अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय तुर्की के खलीफा के खिलाफ था और उसने वहां पर तुर्की पर आक्रमण कर दिया था। इस वजह से भारत के मुसलमान ब्रिटेन से खफा हो गए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, होम रूल आंदोलन। क्या है होम रूल आंदोलन? ये कब चलाया गया था, 1916 में। ये दो लोगों ने चलाया था अलग अलग क्षेत्र में। पहले थी एनी बेसेंट, दूसरे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, जो एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चलाया था वो उनके आयरलैंड के बेस पे चलाया था। किसके, आयरलैंड के बेस पे चलाया था उन्होंने, ठीक है, भारत में ये आंदोलन। अब देखिए, ये निवासी कहाँ की थी, एनी बेसेंट, ये थी आयरलैंड की निवासी थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने, एनी बेसेंट और कर्नल अर्काट ने। अब देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी, एनी बेसेंट की गुट की, दिसंबर 1916 में, ठीक है। कब हुई थी, सितंबर 1916 में। इनकी जो पत्रिका निकाली थी इन्होंने, एनी बेसेंट ने, वो थी आपकी कॉमनवेल्थ और दूसरी न्यू इंडिया, ठीक है। जो दो पत्रिका निकाली थी किसने, एनी बेसेंट ने। इनका जो मुख्य क्षेत्र था, इनका जो आंदोलन था ना, जब होम रूल आंदोलन कहाँ फैला था, ये बॉम्बे और तथा शेष भारत में, ठीक है, बॉम्बे तथा कुछ शेष भारत में, ठीक है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपकी अप्रैल 1916 में। कब हुई थी, अप्रैल 1916 में। अब देखो, अब बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी। पहली थी आपकी मराठा, दूसरी थी केसरी, ठीक है। जो मराठा पत्रिका थी वो आपकी जो मराठा पत्रिका थी वो आपकी थी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इंग्लिश में। और जो केसरी थी वो आपकी किसमें थी, मराठी भाषा में, ठीक है। ये आप विशेष रूप पर ध्यान रखना, ये बहुत पूछते हैं, द मराठा किस भाषा में थी और केसरी किस भाषा में थी। लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो द मराठा थी आपकी अंग्रेजी भाषा में, केसरी थी आपकी मराठी भाषा में, ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। कौन सा नारा था वो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए, इनका जो मुख्य क्षेत्र क्या था, इनके बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन का, महाराष्ट्र। कहां पर था, महाराष्ट्र के बॉम्बे वाला क्षेत्र छोड़ के, क्योंकि वहां पर तो एनी बेसेंट के आंदोलन का प्रभाव था, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में था, सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के, और शेष भारत में, ठीक है, और बीदर, इतने क्षेत्रों में बाल गंगाधर के होम रूल आंदोलन का प्रभाव था। अब हम देखते हैं लखनऊ समझौता हुआ था, जो आपका 1916 में। इसकी अध्यक्षता की थी मजूमदार ने, ठीक है। किसने की थी, मजूमदार ने। अगर लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका लखनऊ में, ठीक। इसमें दोनों पक्ष सामने, दोनों मतलब पार्टी आई थी सामने। कौन सी, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। दोनों इस मतलब लखनऊ में जब समझौता हुआ था, इसमें दोनों पार्टियां, दोनों गुट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के पास में आ गए थे, ठीक है। और इन दोनों का मिलन किसने कराया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए, एक जो समझौता हुआ था वो हुआ था, मतलब क्या क्या मांगे कांग्रेस ने मानी और क्या क्या मांगे
कांग्रेस की मुस्लिम लीग ने मानी, वो अब देखते हैं। कांग्रेस ने क्या मान लिया, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया है, ठीक है, सांप्रदायिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया किसने, कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी सरकार को स्वीकार कर लिया। उत्तरदायी सरकार जो उसमें जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उन्होंने उन्होंने कांग्रेस की सरकार को स्वीकार कर लिया और अपने कुछ कैंडिडेट इसमें सरकार में शामिल हुए थे, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम लीग, अगर अंग्रेजों के बीच इनकी दूरियां बढ़ी थी मुस्लिम लीग की, क्यों बढ़ी थी दूरियां, इसका कारण था, देखिए क्या कारण था, बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था ब्रिटेन ने, इस वजह से उनकी दूरियां बढ़ी और राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन हो गया था, ठीक है। इस वजह से मुस्लिम लीग की दूरियां ब्रिटेन से बढ़ी और कांग्रेस के जब पास आए, और प्रथम विश्व युद्ध का आगमन, ये भी एक प्रथम विश्व युद्ध का आगमन के जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे ब्रिटेन से क्यों खपा हुए, क्योंकि ब्रिटेन ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया था। जो वहां का जो खलीफा था, वहां का जो नेता था, खलीफा था, वो भारत के मुस्लिम उसको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, खलीफा मानते थे, ठीक है। ये कारण था मुस्लिम लीग का ब्रिटेन से दूर होने का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी, क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो में कोई कमी हो या लिखावट में समझ में नहीं आ रहा हो या फिर वॉइस में कुछ कमी हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी क्लास में बने रहिए आप। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए